मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में लोग भी इस बार बजट से खासी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। मैं हूं अमन जैन और आज मेरा पैसा में बात इसी यूनियन बजट 2025 की। आम बजट सरकार के साथ देश के आम लोगों पर भी सीधे सीधे असर डालता है और यही वजह है कि बजट आने से पहले इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। बजट से ही टैक्स व्यवस्था से लेकर लोक कल्याण योजनाओं तक हर चीज प्रभावित होती है। उम्मीद है कि साल 2025-26 के बजट में पिछले बजट की तरह रोजगार और कौशल पर खास फोकस रहने वाला है। सरकार इस बजट में रुपए की गिरावट रोकने का इंतजाम भी कर सकती है। साथ ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के साथ बजट में कॉर्पोरेट टैक्स में नए निवेशकों को छूट भी देने का प्लान बनाया जा रहा है। डिटेल में भी बात करेंगे, मगर पहले बजट को आसान भाषा में समझते हैं। केंद्रीय बजट 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल यानी कि 2026 की 31 मार्च को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए एक लेखा जोखा होता है। आसान शब्दों में सरकार की अपेक्षित आय और व्यय के लिए ये एक विस्तृत वित्तीय योजना है। बजट पहले सदन के पटल पर रखा जाता है, फिर मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसको वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को पेश होता है। हालांकि चुनावी साल में इसका रूप बदल दिया जाता है, जैसा पिछले साल हुआ था। उस समय बजट 2 हिस्सों में पेश होता है, चुनाव से पहले एक अंतरिम बजट और चुनाव के नतीजों के बाद पूर्ण बजट। साल 1998 तक बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिवस पर शाम 5 बजे पेश किया जाता था, मगर साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का वक्त बदल दिया और इसको सुबह 11 बजे कर दिया गया। सरकार का मानना था कि चर्चा और कार्यान्वयन के लिए ये ज्यादा व्यवहारिक समय है। इसके बाद साल 2017 और 18 में बजट पेश करने की तारीख को बदल दिया गया और इसे 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। इसी समय से अलग से रेल बजट पेश करने की दशकों पुरानी परंपरा को भी खत्म कर दिया गया। केंद्रीय बजट के जरिए अलग अलग सरकारी मंत्रालयों और विभागों को धन आवंटित किया जाता है। इस बजट में रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सब्सिडी जैसे क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं। केंद्रीय बजट 2 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें राजस्व बजट और पूंजी बजट होता है। राजस्व बजट में सरकार के दैनिक खर्चों की जानकारी जैसे कि परिचालन व्यय, वेतन, पेंशन और नियमित सेवाओं से संबंधित है, जबकि पूंजी बजट का मकसद बुनियादी ढांचे के विकास, शैक्षणिक परियोजनाओं और स्वास्थ्य सेवा पहल जैसे लॉन्ग टर्म निवेशों पर फोकस्ड है। केंद्रीय बजट भारत की आर्थिक नीतियों का आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। आसान भाषा में समझे तो बजट एक ऐसा दस्तावेज है जो न केवल सरकार के काम को बल्कि देश के आम नागरिकों को भी प्रभावित करता है। इसीलिए आज बात इसी बजट के बारे में होगी। उम्मीद है कि साल 2025 और 26 के बजट में पिछले बजट की तरह रोजगार और कौशल पर खास फोकस रहने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंस्ट्रक्शन, पर्यटन, टेक्सटाइल और कम स्कीम वाली मैन्युफैक्चरिंग के लिए टारगेटेड कदम से रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्किल्ड लोगों की कमी पूरी करने के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर कंफ्यूज हैं तो थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल आने वाले बजट में सरकार मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में नए निवेशकों को राहत दे सकती है, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। सूत्रों की माने तो मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई यूनिट के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 15 से 18% करने की प्लानिंग में है। अभी घरेलू कॉर्पोरेट के लिए ये दर 22% है। डेटा की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में मैन्युफैक्चरिंग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग के प्रदर्शन को बेहतर किए बगैर रोजगार और विकास दर में बढ़ोतरी संभव न के बराबर है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने खुद ही विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले 4 सालों में सबसे कम होगा। इसे देखते हुए साल 2025-26 में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास दर को 7% से ऊपर ले जाने की होगी। मगर चुनौती सिर्फ यही नहीं, चुनौती राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। ऐसी क्या चुनौतियां हैं जिनका बजट में ध्यान रखना चाहिए? सुनिए वरिष्ठ पत्रकार SK सिंह से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो चुनौतियां हैं उसमें 4 प्रमुख हैं। एक तो जो युद्ध है वो, दूसरा है टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी, फिर तीसरा है माइग्रेशन और चौथा है जो फाइनेंशियल टाइटनिंग जिसको कहते हैं। तो इसमें मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ कि युद्ध और टैरिफ, ये जो 2 चीज़ें हैं, जो चैलेंजेस हैं, तो ये ग्लोबल ग्रोथ को 0.5% यानी कि दोनों 0.5% घटाने की क्षमता रखते हैं।
इसी तरह जो माइग्रेशन है वो और जो फाइनेंशियल टाइटनिंग है, ये दोनों इश्यूज भी ऐसे हैं जो ग्लोबल ग्रोथ को 0.25% घटा सकते हैं। अब जैसे अब अभी अपने हाल का जो डेवलपमेंट हमने देखा है कि भी इजराइल और हमास के बीच जो थोड़ा समझौते की स्थिति आई है, तो हो सकता है युद्ध अभी जिस स्तर पर है उससे आगे ना बढ़े। रूस और यूक्रेन में अभी चल ही रहा है, हो सकता है तब बहुत ज़्यादा एस्केलेट युद्ध ना हो। लेकिन जो दूसरा और तीसरा जो चैलेंज है, यानी कि एक तो हो गया ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी और दूसरा है माइग्रेशन का, ये तो ऑब्वियस है कि ये होने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप लगातार कहते आए हैं कि भाई वो टैरिफ लगाएंगे और उसमें इंडिया भी शामिल होगा, और माइग्रेशन की बात भी वो लगातार कहते रहे कि कल भी उन्होंने जो सभा की थी शपथ ग्रहण से पहले, उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई वो पहले दिन ही माइग्रेशन की नीति पर उस पर जो है दस्तखत करेंगे। तो ये इसकी वजह से काफ़ी अनिश्चितता है, और इसी अनिश्चितता की वजह से जो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है उसने कहा है कि वो आने वाले समय में, यानी कि 2025 के बाकी समय में जो उनका रेपो रेट है या उनका जो फेड रेट है उसकी जो कटौती उसने अभी पिछले साल हमने देखा कि वो काफ़ी तेज़ी से कटौती की थी। उसने कहा है कि आगे इस अनसर्टेनिटी को देखते हुए ये कटौती धीमी करेगा। धीमी करने का मतलब ये हुआ कि जब वहाँ पर ब्याज दरें कम नहीं होंगी तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है भारत जैसे, तो वहाँ पर विदेशी निवेश कम हो सकता है। इसका असर हमने पिछले साल भी देखा कि जो अप्रैल से नवंबर तक का या दिसंबर तक का जो डेटा है आरबीआई ने दिया है, तो उसमें एफडीआई पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा आया तो है, लेकिन जो यहाँ से जो आउटफ्लो हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो जो नेट एफडीआई है वो $1 बिलियन भी नहीं हुआ है पहले साल के पहले 6-7 महीने में। तो ये एक चिंता की बात है। तो ये इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं ये। और नेशनल की बात करें तो हमारे यहाँ जैसे कुछ एक जॉब्स को लेकर लगातार ये मुद्दा उठता रहा है कि भाई बेरोजगारी की दर काफ़ी ऊंची है, युवाओं में खास करके काफ़ी ज़्यादा है। फिर मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है वो काफ़ी गिरी है, और एक इन सब की वजह से जो इकोनॉमी में डिमांड की बात आती है कि वो जिसकी वजह से इकोनॉमी को गति मिलती है, तो वो डिमांड कम हुई है। तो बजट में इन चीज़ों पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और उम्मीद है कि इस पर फोकस किया जाएगा। अलग अलग औद्योगिक संगठनों की तरफ से वित्त मंत्रालय के साथ बजट के पहले बैठक में कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देने की मांग रखी गई थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब नए निवेश पर छूट देने का मन भी बना रही है। हालांकि इस तरह की स्कीम साल 2019 में भी लाई गई थी और तब नए निवेश पर कॉर्पोरेट टैक्स को 15% कर दिया गया था। लेकिन उसके ठीक बाद कोरोना के आ जाने की वजह से इस स्कीम का बहुत फायदा नहीं मिल सका। इतना ही नहीं, मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक आने वाले 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की राशि सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले 4.4 करोड़ किसानों को सीधे सीधे मिलेगा। कृषि की बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों की तरफ से ये मांग पहले से ही की जा रही है। उद्योग चैम्बरों ने भी सरकार के साथ बजट तैयार होने से पहले हुई बैठकों में रोजगार बढ़ाने के सुझाव दिए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं के लिए सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और इसके साथ ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का दायरा और बढ़ाने जैसी सिफारिशें की हैं। इसके साथ ही इस बार अनेक संस्थानों ने इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने के उपायों के सुझाव भी दिए हैं। ये क्यों जरूरी है और इसके लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, सुनिए। कि डिमांड इकोनॉमी में इसलिए ज़रूरी है कि डिमांड से ही अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। 2 तरीके होते हैं मेनली, क्योंकि एक तो है कि आप सप्लाई बढ़ाते हैं और दूसरा है कि आप डिमांड बढ़ाते हैं। सप्लाई बढ़ा कर के इकोनॉमी को गति देने की एक अपनी सीमा होती है। उससे ज़्यादा प्रभावी, जो अर्थशास्त्री हैं उनका मानना है कि उससे ज़्यादा प्रभावी होता है कि अगर आप इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करें। तो अभी जो आरबीआई ने जो अपना नया बुलेटिन निकाला है जनवरी वाला,
तो उसने भी कहा है कि मतलब खास करके जो कंजम्पशन डिमांड है, यानी कि हम आप जैसे जो लोग खर्च करते हैं, वो बढ़ाने के तरीके होने चाहिए। और ख़ास करके उसने ये भी कहा है कि भाई जो मध्य वर्ग है वो लगातार महंगाई से जूझ रहा है, तो उसके लिए डिस्पोजेबल इनकम उसकी ज़्यादा हो, इसके उपाय होने चाहिए। तो इसके लिए हमने कई जो एक्सपर्ट हैं अलग अलग सेगमेंट के, उनसे बात की है, कुछ इंडस्ट्री चैम्बर के लोग हैं। तो अब उसमें उनकी जो डिमांड है, मैं उनमें से कुछ को रखता हूँ जो मेजर हैं। जैसे सीआईआई ने कहा है कि जो फ्यूल है, पेट्रोल और डीजल, उस पर एक्साइज कम करना चाहिए, क्योंकि इस पर एक्साइज अधिक होने की वजह से दाम अधिक है, तो इसका असर महंगाई पर भी पड़ता है। क्योंकि जो डीजल, खास करके डीजल का इस्तेमाल चीज़ों की ढुलाई में होता है, माल की ढुलाई में होता है, तो अगर ईंधन महंगा होगा तो ढुलाई भी महंगी होगी, तो उससे चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे। तो ये एक इशू उन्होंने रखा है। और कि जैसे जो सेंट्रल एक्साइज है, पेट्रोल की जो रिटेल प्राइस है पेट्रोल का, तो उसमें लगभग 21% है सेंट्रल एक्साइज, और डीजल का जो रिटेल प्राइस है उसमें 18% है एक सेंट्रल एक्साइज। और मई 2022 से जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड प्राइस है वो करीब 40% कम हुआ है अभी का जो लेवल है। लेकिन इस कमी को जो हमारे यहाँ जो रिटेल प्राइस है पेट्रोल और डीजल का, उसको उसके साथ एडजस्ट नहीं किया गया है। तो ये एक गैप है कि जिसमें यानी कि गुंजाइश बनती है कि जहाँ पर सरकार एक्साइज कम करके राहत दे सकती है। इसके कई जगह इफ़ेक्ट आएंगे। जो आप अगर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं गाड़ी में, तो पेट्रोल सस्ता होगा, या फिर सामान की ढुलाई में अगर उसका डीजल का इस्तेमाल होता है तो वो उसकी प्राइसेस पर इसका इम्पैक्ट आएगा। इससे पहले आम चुनाव के बाद 23 जुलाई 2024 को पेश साल 2024 और 25 के पूर्ण बजट की 9 प्राथमिकताओं में रोजगार और कौशल को दूसरे नंबर पर रखा गया था। तब रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए 5 स्कीम घोषित की गई थी। अनुमान लगाया गया कि 5 सालों में इसके 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। पहले साल इन स्कीमों के प्रदर्शन के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शायद बजट 2025 और 26 के बजट में बताएंगी, लेकिन बेरोजगारी लगातार बड़ी समस्या बनती जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक बेरोजगारी दर इस समय 7.4% है। भारतीयों की औसत उम्र 29 साल के आसपास है। CII के मुताबिक साल 2050 तक वर्किंग एज आबादी 13.3 करोड़ बढ़ जाएगी। इस युवा आबादी को उत्पादक तरीके से काम में लगाने और समावेशी विकास के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की माने तो मोदी सरकार आने वाले बजट में पिछले कुछ महीनों में रुपए के मूल्य में आई भारी गिरावट को रोकने के लिए आयात उच्च शुल्क लगाने पर भी विचार कर सकती है। अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि उच्च आयात शुल्क लगाने से इंपोर्टर्स की ओर से डॉलर की मांग पर अंकुश लगाने और रुपए के गिरती मूल्य को रोकने में मदद मिलेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में अचानक आई गिरावट नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती बनने जा रही है। उम्मीद है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार होने जा रहा है और इसीलिए बहुत सारे वित्तीय संसाधन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का रुख कर रहे हैं। दरअसल रुपए में 13 जनवरी को करीब 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी और ये 66 पैसे के नुकसान के साथ 86.70 प्रति डॉलर के अपने निचले स्तर पर बंद हुआ था। रुपए में इससे पहले 6 फरवरी 2023 को 68 पैसे की गिरावट दर्ज की गई थी। रुपया 30 सितंबर को 85.52 के स्तर पर बंद होने के बाद से पिछले 2 हफ्तों में 1 रुपये से ज्यादा की बड़ी गिरावट देख चुका है। रुपया पहली बार 19 दिसंबर 2024 को 85 प्रति डॉलर के पार गया था। फिलहाल मेरा पैसा के इस एपिसोड में इतना ही। इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।